हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज हम आ चुके हैं अपनी 15 डेज क्रैश कोर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट चैप्टर में। जी हाँ, 15 डेज में हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट को। मैं आपको बता दूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो बच्चा, अगर आपने अभी तक इस सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो फर्स्ट टू द एंड एक एक चैप्टर वाइज मैंने सेपरेट वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रखी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनिशियल टू एंड पूरी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना प्रेफर कीजिएगा और आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 15 डेज क्रैश कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट सेपरेटली क्रिएट कर दी है ताकि आपको सारी रिसोर्स एक ही पॉइंट पर एक साथ मिल जाए। बच्चा, जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी हम शुरू कर देंगे एक और नई सीरीज को जिसमें हम बात करेंगे 15 डेज कंप्लीट इंडियन इकोनॉमिक्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं। बच्चा, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर डेली एक नए चैप्टर के साथ वीडियो लेकर आते रहते हैं ताकि आपसे कोई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस आउट ना हो। तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को जिसमें हम बात कर रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, जब मैं आपसे बात करूं बीओपी की तो एक चीज आपके माइंड में आनी चाहिए, व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय बीओपी। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? देखो, नाम से क्या समझ रहे हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। पेमेंट दो प्रकार की होती है, या तो पेमेंट रिसीव होती है या पेमेंट मेड होती है। तो इकोनॉमी में दो तरीके से पेमेंट या तो रिसीव की जाती है या पे आउट की जाती है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर इंटरनेशनल पेमेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल पेमेंट में या तो फॉरेन से पेमेंट आ रही हो या फॉरेन में कहीं पेमेंट जा रही हो। और ये दो ही प्रोसेस है, या तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। इन्हीं दो से पेमेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो बना रहता है। तो हम अपने इकोनॉमी के बीओपी को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं या बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसके लिए हमें ये चैप्टर दिया गया है। लास्ट चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट। बच्चा, इस चैप्टर के कंटेंट में जो हम लोग आगे रीड करने वाले हैं वो पहले नंबर पे आता है बीओपी और उसकी मीनिंग, फिर कंपोनेंट किस तरीके से बीओपी बनता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का स्ट्रक्चर, और फिर कैसे इक्विलिब्रियम बीओपी फाइंड आउट रहता है या कौन सा बीओपी हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट है। सरप्लस बीओपी, डेफिसिट बीओपी, ये सारे टेक्निकल टर्म इसमें आने वाले हैं और इनके ऊपर हम बहुत डीप चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एक छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली है, लेकिन मैं जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको कवर कराने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये चीज हमको बता रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट अकाउंट। ये एक स्टेटमेंट अकाउंट होता है, शो ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, या तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आ गई बात, हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बेसिस पर किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, उसका एक ये स्टेटमेंट, एक प्रारूप होता है। इसमें बेसिकली दो चीजों की बात होती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। अब हमसे बात कर रहा है कंपोनेंट ऑफ बीओपी। बीओपी के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? बीओपी इंक्लूड करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। देखिए, दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट बच्चा, एक होता है कैपिटल अकाउंट। आपने अपनी 12th की पार्टनरशिप में फंडामेंटल चैप्टर में ये चीज पढ़ी होगी, एक होता है फिक्स मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग मेथड। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज किया जाता है तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब फिक्स मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया जाता है तो हम यूज करते हैं दो सेपरेट अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। याद रखिए, करंट अकाउंट को हिंदी में कहते हैं चालू खाता। मतलब एक इकोनॉमी में रेगुलर बेसिस की जो ट्रांजैक्शन होती है, जैसे मान लो इकोनॉमी में कोई गुड्स बेची जा रही है या गुड्स खरीदी जा रही है, कोई सर्विस बेची जा रही है या कोई सर्विस खरीदी जा रही है, उसका इंपैक्ट जो भी रिकॉर्ड किया जाएगा वो करंट अकाउंट में। एक और चीज याद रखिएगा कि करंट अकाउंट की आइटम कोई भी एसेट और लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं दिखाती है। कैपिटल अकाउंट में वही आइटम रिकॉर्ड करी जाती है बच्चा जिनसे एसेट एंड लायबिलिटी दोनों में कोई फ्लक्चुएशन देखने को मिले। जरा समझते हैं करंट अकाउंट के बारे में। करंट अकाउंट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इंपैक्ट एसेट एंड लायबिलिटी। इकोनॉमी की एसेट और लायबिलिटी में कोई भी फर्क नहीं दिखेगा तो उन ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड करोगे बच्चा? करंट अकाउंट में। किसमें? करंट अकाउंट में। बात करें कंपोनेंट की तो प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट सबसे पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड। आप विदेश से कोई गुड खरीद रहे हैं या विदेश में कोई गुड
बेच रहे हैं अब्रॉड में, आपकी इंडियन की ज्योग्राफिकल टेरिटरीज के बाहर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है इंडिया से फॉरेन में, फॉरेन से इंडिया में, उसको आप करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ट्रीटेड एज मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड। अब देखिए ट्रेड दो तरीके से होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। विजिबल जिनको आप देख सके, छू सके, गुड है, पर इनविजिबल में हम सर्विस की बात करें, क्योंकि सर्विस सिर्फ फील होती है, कभी देख या छू नहीं जा सकती है। क्लियर है? आगे देखिए क्या कह रहा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिसे हम इनविजिबल आइटम भी कहते हैं। बच्चा क्या कहते हैं? इनविजिबल ट्रेड के रूप में भी हम इसको समझ सकते हैं, बिकॉज सर्विस आर नॉट टेंजिबल। ये तो आपको पता ही है, 11th क्लास से अकाउंट पढ़ रहे हो, कॉमन सी बात है कि टेंजिबल और इनटेंजिबल पता होंगी। अब आती है बात, सर्विसेज को दो भागों में क्लासिफाई किया है। फैक्टर सर्विस, ऑल दो सर्विसेज विच लीड्स टू फैक्टर ऑफ पेमेंट इन बीओपी। Factor of payment in BOP account, monetarial transaction related to the factor income are split as investment income और compensation of employees। देखिए अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करके कोई इनकम जनरेट कर रहे हैं उसे आप इन्वेस्टमेंट इनकम कहेंगे, पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रही है, वेजेस दे रही है, या किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कुछ कंट्रीब्यूट करी, तो उसको कहा जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या कहते हैं बच्चा? सीओई, नेशनल इनकम। शुरुआत का चैप्टर याद है, मैंने एक एक टॉपिक को बहुत डीप तरीके से आपके लिए डिस्कस किया है, तो जरा एक बार उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। सेकंड आता है नॉन फैक्टर इनकम, मतलब ऑल दोज फैक्टर ऑफ सर्विसेज विच आर नॉट अ फैक्टर सर्विस। मतलब अगर कोई प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है तो उसे हम फैक्टर सर्विस कहेंगे, पर जो प्रोडक्शन से रिलेटेड ना हो पर फिर भी उनका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट हो रहा है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज एटसेट्रा। क्या कह रहा है? बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज में आर सम साइटेड एज एग्जांपल। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू नॉन फैक्टर सर्विस आर रिकॉर्डेड एज रिसिप्ट, आर रिकॉर्डेड एज रिसिप्ट। बच्चा इनसे होने वाली इनकम को आप रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अभी जस्ट पिछला चैप्टर जो हमने गवर्नमेंट बजट पढ़ा है उसमें आपको रिसिप्ट और पेमेंट में बहुत अच्छे से मैंने डिफरेंशिएशन करके समझाया है। आई होप आप वो वीडियो देख चुके होंगे। हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर रेफर्स टू द ट्रांसफर फॉर फ्री, मतलब आप फ्री में अगर किसी को कोई ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप यूएसए में रहते हैं और आपके छोटे भाई का इंडिया में बर्थडे है, तो आपने उसको कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए कि जाओ भाई मजे करो, तो एक तरीके से एक गिफ्ट है, इसको आप बीओपी में इंक्लूड करोगे एज अ फॉर्म ऑफ करंट ट्रांसफर। या आपने फॉरेन में रहते हुए अपने देश की गवर्नमेंट को कुछ डोनेट कर दिया, ऐसे ट्रांसफर्स को हम करंट ट्रांसफर के रूप में समझते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जब आप इनविजिबल बीओपी को कैलकुलेट करेंगे तो आपको फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम और करंट ट्रांसफर को इंक्लूड करना पड़ेगा। बच्चा आगे देखिए क्या कह रहा है, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट बीओपी और स्ट्रक्चर ऑफ करंट अकाउंट। सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑफ गुड, इंपोर्ट ऑफ गुड। एक्सपोर्ट में सेल एंड परचेज ऑफ गुड की बात होगी, याद रखिए फॉरेन से खरीदी जा रही हूं या बेची जा रही हूं। फिर आता है इनविजिबल में सर्विसेज, फैक्टर सर्विस, नॉन फैक्टर और करंट ट्रांसफर। फैक्टर सर्विसेज, बच्चा फैक्टर सर्विस अभी हम लोग ऊपर क्लियर कर चुके हैं। फिर नॉन फैक्टर सर्विस में जैसे शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एटसेट्रा की जो सर्विसेज है उनसे जो भी इनकम होगी। फिर करंट ट्रांसफर में हमने बात करी यूनिलेटरल ट्रांसफर सच एज गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन एटसेट्रा। आई होप आपको करंट अकाउंट का कंपोजिशन क्लियर हो गया हो कि किस तरीके से हम करंट अकाउंट को कंपोज करते हैं। बच्चा इसके बाद आगे क्या कह रहा है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड ऑल पेमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज डेबिट। बच्चा जब भी करंट अकाउंट में कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पेमेंट कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो डेबिट आइटम होगा, माइनस रहेगा। ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। और अगर कहीं पर कोई रिसिप्ट है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे एज अ प्लस के साइन से। देखिए यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है। और हम लोग तो वैसे भी अकाउंट्स वाले हैं तो ये डेबिट क्रेडिट से तो अपना बहुत अच्छे से पाला भिड़ा हुआ है। आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है, एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू द करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट से रिलेटेड आइटम्स को किस तरीके से एस्टिमेट किया जाता है। पहला बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड मर्चेंडाइज बैलेंस, जिसे हम x माइनस एम के नाम से समझते हैं। चीजें होती है देखिए, बीओटी और बीओआई। बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब अगर हम सिर्फ विजिबल आइटम की बात कर रहे हैं तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा, और बीओआई बैलेंस ऑफ इनविजिबल गुड की बात कर रहे हैं तो वो हमारा बीओआई में आएगा। और जब भी हम करंट अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो याद रखिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज एक तरफ, इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज दूसरी तरफ लिखा जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है। अगर मैं बात करूं इनविजिबल बैलेंस की, बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विस प्लस बैलेंस ऑन इनकम, फैक्टर सर्विसेज और बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर, जो अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे, इसी की बात कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट, भी करंट अकाउंट से रिलेटेड है। देखिए एक्सपोर्ट गुड की बात कर रहा है, इंपोर्ट
गुड्स की बात हो रही है, यहाँ इनविजिबल नेट दिया है यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होके दी गई है। और फिर इसके अंदर नॉन फैक्टर सर्विसेज की बात की गई है, इनकम की बात की गई है और ट्रांसफर की बात की है। अब आपसे करंट अकाउंट का बीओपी मांग रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, ट्रेड बैलेंस। हम सिर्फ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड करेंगे ट्रेड बैलेंस में, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखिए एक्सपोर्ट कितना था 308 और यहां पर 469, आइए इधर 308 469 यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो आया हमारा वो डेफिसिट में है। किसमें है बच्चा, डेफिसिट में। ठीक, फिर हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड जो ऊपर आया प्लस बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, नॉन फैक्टर सर्विसेज को प्लस कर देंगे, जो भी आपका बैलेंस आपको गिवन था तो आपका आ गया। और फिर हम बात करें इनविजिबल गुड की, तो बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम में सबसे पहला नॉन फैक्टर प्लस फैक्टर प्लस करंट ट्रांसफर। जैसे ही हमने सॉल्व किया हमारा डेटा सामने आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चा कैपिटल अकाउंट की, किस तरीके से कैपिटल अकाउंट को समझा। देखिए करंट अकाउंट में आने वाली कोई भी ट्रांजैक्शन एसेट और लायबिलिटी पर कोई भी इंपैक्ट नहीं दिखाएगी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात कर रहे हैं उन ट्रांजैक्शन की जिनके होने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से करंट अकाउंट में मतलब एसेट और लायबिलिटी पर कोई भी फर्क पड़ रहा है, उसको हम बच्चा कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन which cause an impact on asset and liability status of a country। आ गई बात, मैंने अभी आपको बताया कि कंट्री के एसेट और लायबिलिटी पे जो भी इफेक्ट डालेगी उसे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। बच्चा आगे देखो कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो पहला आता है बोरोइंग। बच्चे अगर आप कहीं से बोरोइंग कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे किसमें, क्योंकि बोरोइंग करने से लायबिलिटी बढ़ेगी और वो कैपिटल अकाउंट का एक आइटम बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बच्चा जब मैं आपसे बात करूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, अगर आपने कहीं फॉरेन में कोई इन्वेस्ट किया तो आपकी एसेट क्रिएट हो गई है तो उसको भी आप कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करेंगे। बच्चा क्या कह रहा है फिर, बोरोइंग इज स्प्लिट एज एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस। देखिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग मतलब डिफरेंस बिटवीन दीज टू, व्हाइल एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग इज अवेलेबल एट मार्केट रेट एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड एट अ वेरी नॉमिनल रेट। मतलब अगर आप किसी फॉरेन बैंक से या मार्केट रेट पे कोई हेल्प ले रहे हैं, बोरोइंग कर रहे हैं, तो वो आपका बच्चे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग पर, जैसे मान लो श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हुई तो उसकी मदद के लिए भारत ने उसको लोन प्रोवाइड किया, वो भी बहुत चीप रेट। अगर हम बात करें यूक्रेन को कोई कंट्री मदद करनी चाहिए, जैसे रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर रखा है तो यूक्रेन की कंडीशन की इकोनॉमी बहुत खराब हो गई, मान लो नाटो जितने भी देश हैं वो देश रशिया की मदद करने के लिए उसको बहुत कम रेट पर, बहुत नॉमिनल रेट पर, मतलब मार्केट में रेट अगर 8% है तो 2% या 3% में उसको कोई बोरोइंग दे तो उसे हम एक्सटर्नल असिस्टेंस के नाम से समझेंगे। कोई समस्या है बच्चा। फिर आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इसमें दो बात होगी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बच्चा समझिए FDI और FII, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को हम FII कहते हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बच्चा हम FDI कहते हैं। क्या होता है, ये बहुत सिंपल सा फंडा है। फॉरेन की कोई कंपनी आपकी कंट्री में आए, अपना प्लांट सेटअप करे और सारे मैनेजमेंट एक्टिविटीज वगैरह में भी पार्ट ले और फिर प्रॉफिट एंजॉय करे, उसको आप कहेंगे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पर FII का मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन के किसी इंस्टीट्यूट ने इंडिया में किसी कंपनी में पैसा लगाया, अब वो मैनेजमेंट वगैरह में कोई पार्टिसिपेशन नहीं, वो सिर्फ एक चीज चाहेगा, टाइम टू टाइम रिटर्न और प्रॉफिट। समझिएगा जरा क्या कह रहा है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली रिफर्स टू द फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट it invested by the rest of the world in the share and bond of a domestic company। किसी डोमेस्टिक इंडिया की कंपनी में फॉरेन की किसी कंपनी ने शेयर खरीद लिए या किसी कुछ परसेंट इक्विटी एक्वायर कर ली और फिर वो कोई मैनेजमेंट वगैरह में पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं, वो अपना मार्केट में खेलना चाहते हैं, उसको हम FII कहते हैं। पर FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू द ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइज। अब फॉरेन की किसी कंपनी ने भारत में या तो कोई कंपनी एक्वायर कर ली या अपनी ही किसी कंपनी का एक प्लांट सेटअप किया, जैसे वॉलमार्ट स्टोर इन इंडिया। अब फॉरेन की कंपनी है वॉलमार्ट, पर इंडिया में अपने स्टोर खोल रही है या नहीं खोल रही है, FDI के रूप में कंसीडर करेंगे, क्योंकि देखिए पूरा मैनेजमेंट इसका कौन कर रहा है, वॉलमार्ट कर रहा है, फॉरेन कंपनी है, इंडिया में आके सब कुछ खुद देख रहा है। अगर ये किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते तो ये FII बन जाते। आगे समझो। बात करें अदर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट तो थर्ड नंबर पे आएगा NRI डिपॉजिट। जितने भी अप्रवासीय भारतीय अर्थात नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं, अगर उनका कोई भी डिपॉजिट है is also significant component of capital account. However, here a note of caution is essential. Only such NRI deposit are to be considered as a component of capital account which are made in domestic economy, जो भारत की इकोनॉमी किसी NRI ने किए हैं।
दस नॉन रेसिडेंट इंडियन शुड मेक डिपॉजिट इन इंडिया, उसे डिपॉजिट भारत में करना है, तभी वो कैपिटल अकाउंट में क्रिएट किया जाएगा। बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई डिपॉजिट, बच्चा बैंकों की जो कैपिटल है एनआरआई डिपॉजिट के अलावा उसको भी आप कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। बैंकिंग कैपिटल इज येट अनदर कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, इट रेफर्स टू द फॉरेन एसेट हेल्ड बाय कॉमर्शियल बैंक ओइंग टू द ड्रॉ डाउन ऑफ foreign asset of the commercial bank converting their foreign asset into liquidity, और फिर इससे क्या होगा, फॉरेन एसेट को वो अपनी लिक्विडिटी में कन्वर्ट करेंगे और ये एक प्रकार से कंट्री की एसेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा और इसे कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन बीओपी, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जब भी हम भारतीय बीओपी की बात करें तो उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर इंक्लूड हो जाता है। इट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ परचेज इन इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट, मतलब हमने फॉरेन से कोई खरीद लिया सामान इंडिया में और अभी उसकी पेमेंट नहीं करी और उसकी पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे 2-3 महीने बाद, शॉर्ट टर्म का क्रेडिट भी हमारा इंक्लूड रहता है कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है बच्चा, ये आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में समझाया गया है। इसको मेरी राय में तो ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के याद कर लो और पेपर में जब लिख के आओगे तुम्हें बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, फिर हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का रिलेशन बताया गया बच्चा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप चुटकियों में बीओपी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं बच्चा, इसके बाद हमारे पास एक और आइटम आता है जिसकी हम बात करते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। बच्चा याद रखिए बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पर ज्यादातर ये पेमेंट्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पेमेंट का बैलेंस इक्वल नहीं होता है। फिर हम जो टर्म या जो हेड यूज करते हैं इस बीओपी को बैलेंस करने के लिए वो होता है बच्चा ऑफिशियल रिजर्व। इंडिकेट रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज का कितना रिजर्व पड़ा है उसे हम ऑफिशियल रिजर्व में कैलकुलेट करते हैं। बच्चा अभी हम जब आगे ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम की बात करेंगे तो इसको और ज्यादा डीप समझने की कोशिश करें कि क्या कह रहा है, सम टाइम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट बीओपी रेदर देन एज अ सेपरेट अकाउंट। कभी कभी कैपिटल अकाउंट के हिस्से में ही हम ऑफिशियल रिजर्व को भी इंक्लूड कर लेते हैं एक सेपरेट अकाउंट को कंसीडर करने की जगह। चलिए अब बच्चों ये आपको एक एग्जांपल दिया है, ट्राई करिएगा फाइंड आउट करने का। अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज मेरे से डिस्कस कीजिएगा, मैं आपको करा दूं, क्योंकि अननेसेसरी मैं वीडियो लंबी नहीं करनी चाह रहा हूं। पता चले कुछ बच्चे कमेंट करें कि भैया सर अपना वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हैं इसलिए फालतू की इतनी लंबी वीडियो कर रहे हैं। इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल के लिए भी सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो बच्चा आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आपको न्यूमेरिकल की एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि देखिए एक पीपीटी बेस है, इसमें लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं न्यूमेरिकल को इग्नोर कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़े, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी। बीओपी कब बैलेंस होगा या इक्विलिब्रियम में होगा और कब अनबैलेंस होगा। देखिए बैलेंस या इक्विलिब्रियम में आने का एक सिंपल सा फंडा है, एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जब बराबर है तो हम इसको कहेंगे इक्विलिब्रियम। पर कब इक्विलिब्रियम नहीं स्ट्राइक करेगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो या इंपोर्ट कम हो, या इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो। तो ये दो केसेस बनते हैं जिनमें बीओपी स्ट्राइक नहीं होता है। देखिए क्या कह रहा है, बीओपी इन इक्विलिब्रियम स्टक वेयर करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट प्लस एरर एंड ओमिशन, अगर कुछ भूल गया कोई एरर है उन सबको जोड़ने पर आंसर 0 आ जाए। क्या आ जाए, 0, यानी कि पेमेंट रिसीव एंड पेमेंट मेड इज इक्वल टू 0 आर नोन एज इक्विलिब्रियम बीओपी। क्या कहते हैं बच्चा, इक्विलिब्रियम बीओपी। फिर वी कैन से दैट बीओपी इज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन नेगेटिव बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज इक्वल टू द काउंटर बैलेंस बाय द पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब मान लीजिए करंट अकाउंट नेगेटिव है, उतना ही कैपिटल अकाउंट प्लस में आ जाए तो बीओपी बैलेंस हो जाएगा, हाँ या ना। क्लियर, आगे देखो, इन द स्टेट ऑफ बीओपी इक्विलिब्रियम इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू द आउटवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब क्या बताना चाह रहा है, देखिए इतनी लंबी टेक्निकल भाषा में मत जाओ, सिंपल सा फंडा, इनफ्लो ऑफ पेमेंट एंड आउटफ्लो ऑफ पेमेंट मस्ट बी इक्वल टू स्ट्राइक इक्विलिब्रियम इन बीओपी। आगे देखिए बच्चे, बात करें बीओपी सरप्लस। अब देखो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होंगी, क्या, पहला सरप्लस और दूसरा डेफिसिट। सरप्लस कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस सरप्लस बीओपी क्रिएट करेगा। और डेफिसिट बीओपी की जब हम बात करेंगे तो इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, ऐसे में हम डेफिसिट बीओपी पर रहने वाले हैं। अब बच्चा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से आता है, एक डिफरेंस जो जरूर आपको पेपर में मिल सकता है, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम। याद रखिए मेरी बात, बहुत साधारण भाषा में एक लेमन लैंग्वेज में आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, जो अभी के अभी अगर आपने मेरे साथ रिपीट किया तो आपको याद हो जाएगी डेफिनेशन।
all those transaction which included in BOP for the purpose of earning money or for the purpose of earning profit are known as ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। बच्चा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन वह सभी ट्रांजैक्शन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए बीओपी में कंसीडर की गई हैं। ऑन द अदर हैंड इफ बीओपी इज नॉट बैलेंस देन द आइटम यूज्ड टू मेक बैलेंस बीओपी, मतलब अगर बीओपी कभी सरप्लस है या कभी डेफिसिट है तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम में बीओपी दिखाना है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो अकाउंट यूज किया जाएगा उन ट्रांजैक्शन को हम अकोमोडेटिंग आइटम का नाम देंगे। अकोमोडेटिंग आइटम में सबसे बड़ी चीज आती है ऑफिशियल रिजर्व। क्या आती है? ऑफिशियल रिजर्व, जो बीओपी को बैलेंस करने के लिए यूज की जाती है। Autonomous item refers to the such BOP transaction which are undertaken with a view of making profit. With a view of making profit, it is due to this transaction that is a BOP deficit or surplus. इन्हीं ट्रांजेक्शन के कारण BOP या तो डेफिसिट होता है या सरप्लस होता है। और इसके बाद बचा accommodating item on the other hand refers to the such transaction which are undertaken by the central bank to of a country to a view to correcting BOP। और आरबीआई के द्वारा जब कोई ट्रांजैक्शन बीओपी को बैलेंस करने के लिए यूज की जाए तो उसको हम कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम। याद रखिए, ऑटोनोमस आइटम में गुड्स का आना जाना लगा रहता है, पर जब कुछ आए बिना कुछ जाए बिना और कोई ट्रांजैक्शन बीओपी में कंसीडर कर ली जाए तो याद रखिए उसको कहेंगे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। आगे क्या कह रहा है? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट accommodating item do not cause any movement of goods and services across the border. These related only to the movement of official reserve with a view of correcting BOP imbalance। जो imbalance BOP है उसको करेक्ट करने के लिए हम इन आइटम को कंसीडर कर रहे हैं। आगे देखो क्या कह रहा है? Autonomous item refers to the such BOP transaction which are undertaken for consideration of profit. On the other hand, accommodating item are free from the consideration of profit. Accommodating item में से कोई भी profit motive के लिए नहीं होती है। Autonomous item are those cause of BOP imbalance. Accommodating item are meant for restore BOP in balance. I hope आपको differences क्लियर होंगे। एक बार ट्राई कीजिएगा खुद से पढ़ के लिखने का, और अगर नहीं आता तो फिर से आपको पता है क्या करना है, हमें मेल करिए trickeyeconomics@gmail.com पर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी और बीओपी डेटा। हैविंग अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड कंपोजिशन ऑफ बीओपी अकाउंट, नाउ वी कैन राइट अ सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंट। अब हम इनके सिग्निफिकेंट की बात करें तो सबसे पहला बीओपी बताता है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ डोमेस्टिक इकोनॉमी। बच्चा आपकी इंटरनल इकोनॉमी का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है इसके बारे में जानकारी हमें बीओपी देता है। बीओपी अकाउंट रिवील द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ डोमेस्टिक इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड की कंपेरिजन में आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या चल रही है, क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए की जानकारी भी हमको बीओपी देता है। एनएफआईए के बारे में बच्चा मैंने नेशनल इनकम में आपसे बहुत अच्छे से बहुत डीप तरीके से बात की हुई है, तो एक बार उस वीडियो को चेकआउट करना जरूर प्रेफर कीजिएगा। फिर आता है एक्स माइनस एम, अ कंपोनेंट ऑफ एडी। हम सबको पता है एडी का कंपोनेंट क्या? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये एग्रीगेट डिमांड में भी यूज किया जाता है। और फिर हमें बीओपी से पता चलता है हमारी मार्केट का पोटेंशियल क्या है, किस लेवल पर हमारी मार्केट डील कर सकती है और अभी किस लेवल पर कर रही है। कंट्री की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में भी बीओपी से एक सिग्निफिकेंट पता चलता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज मेड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू सर्कुलेट और टू मैनेज मनी सप्लाई इन अ इकोनॉमी बाय यूजिंग डिफरेंट मेजर्स। ऑन द अदर हैंड फिस्कल पॉलिसी इज मेड बाय गवर्नमेंट, और वी कैन से दैट फिस्कल पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी विच डील विद द एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में डिफरेंस दिया गया है, इन डिफरेंस को एक बार रीड कर लीजिएगा। और इसी के साथ हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स 15 डेज की सीरीज खत्म हो जाती है बच्चा। मैंने जैसा प्रॉमिस किया था अपनी 15 दिन में मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करके दिखाऊंगा, अपने प्रॉमिस को खरा किया। अब आप अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए कि आप चैनल को बहुत ज्यादा प्यार देने वाले हैं, क्योंकि जस्ट इस सीरीज के बाद आपके लिए एक दूसरी सीरीज तैयार हो चुकी है जिसमें हम बात करेंगे कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी इन जस्ट 15 डेज। अभी आपके एग्जाम आने में अच्छा खासा समय बाकी है और हम अपनी इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। जब आपका फरवरी एंड होगा, मैं गारंटी देता हूं आपकी इकोनॉमिक्स की सभी लेक्चर्स इस चैनल पर आ चुके होंगे। माइक्रो और मैक्रो आपका वन शॉट तरीके से पूरा कवर हो चुका होगा
और इसी के साथ एग्ज़ाम से कुछ दिन मतलब 4 और 5 डेज पहले मैं सम इम्पॉर्टेंट MCQs एज वेल एज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। तो बच्चा चैनल को प्यार देते रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में भी चैनल को प्रमोट कीजिएगा। बच्चा आपको अच्छे नंबरों से पास कराना ही नहीं, आपके साथ इस पूरे समाज में एक इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराना मेरा मकसद है और इसी मकसद के साथ मैं YouTube पर जुड़ा हूं ताकि बच्चों को एक बहुत अच्छा इकोनॉमिक का कंटेंट मैं प्रोवाइड करा सकूं। मैं ये नहीं करा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं जो भी, पर जो मेरा बेस्ट है मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा ग्रास्प करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं पिछले 7 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ और ऑफलाइन मार्केट में मैं बहुत अच्छे से अपने इंस्टीट्यूट को रन कर रहा हूँ, पर अब मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स के लिए कोई एक ऐसा सॉलिड चैनल अभी तक मुझे नहीं दिखा, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो क्रिएटर हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं नो डाउट, लेकिन वो आप लोगों के साथ एक सबसे बड़ा धोखा ये करते हैं कि पूरी वीडियो लाइन बाय लाइन इकोनॉमिक्स की कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता है। कहीं ना कहीं मुझे लैक ऑफ कंटेंट दिखता है। क्यों? क्योंकि या तो वो आधा ज्ञान देकर वो आधा अपनी वेबसाइट पर या अपनी ऐप पर डाइवर्ट करने के लिए लग चुके हैं। देखिए, शिक्षा आज के समय में एक पूरा व्यापार का सोर्स बन चुका है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूँ या प्रॉफिट मोटिव, पर बच्चा मैं ऑफलाइन मार्केट से अपना बहुत खुश हूँ। पर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स लाइन बाय लाइन, बच्चा इन सीरीज का जो मैंने आपको पढ़ाया है, लोग 15 से 20 हज़ार चार्ज करते हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में क्रैश कोर्स का कि भैया आप बच्चे को हमारे पास भेजिए, हम 15 दिन में इकोनॉमिक्स कवर करा देंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स 15 दिन में, 15 दिन में इंडियन इकोनॉमी 1 महीने के, पर हम आपसे 15,000 या 20,000 या पूरे साल भर की फीस एक साथ चार्ज करेंगे। पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइन बाय लाइन, बच्चा आपके लिए मैंने बुक ढूंढी ताकि मैं आपको ये ना कहे कि आप भी सर बीच के टॉपिक स्किप कर गए हैं। मैं पॉइंट वाइज लाइन बाय लाइन कवर कराता गया हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो एक हेल्पिंग हैंड का काम करेगी अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन में, खूब अच्छे से मेहनत करके एक गुड मार्क स्कोर करने में। तो मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में जिसमें हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी की। तब तक के लिए चैनल को प्यार देते रहिए अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने साथी बंधुओं को भी चैनल का लिंक शेयर करते रहिए और ज़बरदस्ती पढ़ाइए क्योंकि अब पेपर आ चुके हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।